हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मदर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 26, 27 और 28 दिसंबर 2024 का करंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको हम लोग शामिल किए हैं। आइए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न हमारा है वीर बाल दिवस। क्या है? वीर बाल दिवस। क्या है प्रश्न पहला? वीर बाल दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को ये मनाया गया है वीर बाल दिवस। क्या मनाया गया है 26 दिसंबर को? वीर बाल दिवस। अब वीर बाल दिवस 2022 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित किया गया कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अब ये इसके पीछे कहानी ये है कि अर्थात ये मनाने का उद्देश्य ये है कि गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे थे अर्थात पुत्र थे उनके। उनमें से 2 लोग कौन कौन थे? बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी। कौन कौन थे? बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी। इन दोनों लोगों की बलिदान को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और बच्चों और वीरता को दिखाने के लिए बच्चों के प्रति ये दिवस मनाया जाता है कि बच्चे भी वीरता की प्रतीक हो सकते हैं। जैसे हुआ क्या था, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी को औरंगजेब ने 1904 में दीवारों में चुनवा दिया था। क्या किया था? दीवारों में चुनवा दिया था। इस उपलक्ष्य में उनकी याद में क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और ये किसके पुत्र थे? बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखने कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हमने दिवस के बाद हमने एक पुरस्कार यहाँ पे शामिल कर लिया है, तो इस पुरस्कार को भी देख लेते हैं। और ये पुरस्कार जो है वीर बाल दिवस पर ही दिया जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको शामिल कर लिया है। और आप लोग यहीं पे हम लोग देख लेंगे कि क्या है पुरस्कार। तो अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 ये कब वितरित किया गया अर्थात कब दिया गया? तो 26 दिसंबर 2024 को ये दिया गया। कितने बच्चों को दिया गया? बाल पुरस्कार अर्थात बच्चों को दिया जाता है उनकी असीमित और विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के लिए, जैसे भी आगे बताया जाएगा। तो कितने बच्चों को दिया गया? 17 बच्चों को इस बार 2024 का बाल पुरस्कार दिया गया। और ये आयोजन हुआ भारत मंडपम अर्थात नई दिल्ली में। और इस पुरस्कार को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया बच्चों को। अर्थात ये प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो है राष्ट्रपति देती हैं अर्थात वितरित करती हैं। नाम केवल क्या है? प्रधानमंत्री के नाम पर, परंतु देने का कार्य कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला देख लेते हैं। 17 बच्चों में 7 लड़के हैं अर्थात 7 लड़कों को दिया गया और 10 लड़कियों को यह पुरस्कार दिया गया। टोटल 17 हुए, 7 लड़के और 10 लड़कियों को यह पुरस्कार दिया गया। अब 7 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया गया है। क्षेत्र देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र हैं जो इनमें विभिन्न योगदान के लिए, उनकी बहादुरी के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। तो पहला क्षेत्र है कल्चर अर्थात कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में। दूसरा ब्रेवरी अर्थात वीरता के क्षेत्र में भी दिया जाता है। इनोवेशन यानी खोज के दिशा में, खोज तीसरा क्या है हमारा? खोज इनोवेशन। चौथा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी बच्चा बेहतर कार्य करता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। और 5वां सोशल सर्विस अर्थात सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। 6ठा स्पोर्ट्स और 7वां इन्वायरमेंट पर्यावरण। अर्थात इन 7 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से? कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स और इन्वायरमेंट। इन 7 क्षेत्रों में जो विशेष उपलब्धि हासिल करता है बच्चा उसको ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाता है। और इसकी योग्यता क्या है इस पुरस्कार की? तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए इस पुरस्कार के लिए? सर्वप्रथम वो भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए अर्थात वो भारत का निवासी हो, भारत का नागरिक हो। और 5 से 18 आयु तक के बच्चों को ये पुरस्कार सम्मान किया अर्थात 5 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो गणना होती है आयु की 31 जुलाई तक कंप्लीट होनी चाहिए। अर्थात अगर 2024 में सम्मानित किया गया है तो 31 जुलाई 2024 तक ये जो मांग है माप है 5 से 18 वर्ष तक उससे पहले ही पूरा होना चाहिए ये
तिथि। और तीसरा क्या है, जिस भी क्षेत्र में बच्चे को सम्मानित किया जाता है उसकी उपलब्धि क्या न्यूनतम 2 वर्ष में होनी चाहिए। अर्थात जो भी अगर 2024 में ही अगर मान लो जो लोग सम्मानित हुए हैं उनका जो उपलब्धि होगा पिछले 2 साल के अंदर ही न्यूनतम 2 साल के वर्षों में इनकी उपलब्धि हासिल हुई होगी, उन्हीं को ये सम्मानित किया जाता है इस पुरस्कार से। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि वीर बाल दिवस कब मनाया गया, 26 दिसंबर को मनाया गया। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कब कितने बच्चों को दिया गया, 17 बच्चों को, जिसमें 7 लड़के और 10 लड़कियां हैं। 7 क्षेत्रों में दिया जाता है और ये योग्यताएं हैं क्या क्या, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस अर्थात इंटरनेशनल पैंडेमिक प्रिपरेशन डे। अब उसको आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। इसको यूएनजीए अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इसको 2020 में इसको मनाने की घोषणा की थी। अर्थात कोरोना के बाद ये मनाने की शुरुआत इसकी हुई है। कोरोना कोविड-19 अर्थात कोरोना जो है सन 2019 में आया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 140वां कांग्रेस स्थापना दिवस अर्थात वर्तमान में जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका स्थापना दिवस हम लोग देख लेते हैं जो हाल ही में मनाया गया है। 140वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है, तो 28 दिसंबर को मनाया गया है। क्या 140वां स्थापना दिवस किसका, कांग्रेस का। अब कांग्रेस का जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं और उसका डिटेल, उससे संबंधित जो भी डिटेल है, जो फैक्ट बन सकते हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट जो आगामी परीक्षाओं में और विगत परीक्षाओं में पूछा हुआ है वन लाइनर के रूप में, तो उन सबको हमने नोट कर दिया है जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, याद कर लेना है, ताकि ये यहाँ दिवस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हम लिखे हैं आप लोगों को इसको याद कर लीजिए ताकि आगामी परीक्षा में आप लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो क्या है 140वां कांग्रेस स्थापना दिवस कब मनाया गया, 28 दिसंबर को। ये ध्यान रखना आप लोगों को कि 2024 में जो कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया कौन सा क्रम था, तो 140वां था। अब ये स्थापना इसका कब हुआ था, तो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885। कब हुआ था स्थापना, 28 दिसंबर 1885। एक एक सन अच्छे से याद करिए और सुनिए, सुन के याद करिए ताकि अच्छे से वो याद हो जाए। ये यहाँ सीधा सीधा कांग्रेस इतना महत्वपूर्ण, कांग्रेस और कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्ष और सन ये सब इतना महत्वपूर्ण है और स्थल इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में देखे जाते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से टॉपिक देखते चलना है। और 28 दिसंबर क्या मनाया जाता है, कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब स्थापना हुआ, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुआ। कहाँ हुआ, तो गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में इसका स्थापना हुआ था। गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। ये भी पूछा हुआ कि कहाँ पे स्थापना हुआ था कांग्रेस का, तो कहाँ हुआ था, गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे इसमें कांग्रेस में पहले स्थापना में। और अगर देखा जाए कांग्रेस की जब स्थापना हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, तो कौन प्रधानमंत्री थे, क्लीमेंट एटली। कौन थे प्रधानमंत्री, क्लीमेंट एटली तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। ये भी आप लोग को ध्यान देना। अर्थात 1885 में कौन प्रधानमंत्री थे, क्लीमेंट एटली। और देखा जाए तत्कालीन वायसराय अर्थात जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे भारत के, तो वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन। कौन थे, लॉर्ड डफरिन। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बनता है तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से ध्यान से देखिए। तो कौन है वायसराय उस समय, तत्कालीन लॉर्ड डफरिन। अगर देखा जाए कांग्रेस की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका एक ही उत्तर या जवाब है कि विभिन्न मंचों के द्वारा जो अलग अलग भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो आवाज उठा रहे थे कि भारत को आजाद किया जाए और विभिन्न प्रकार के विरोध हो रहे थे भारत के अन्य अन्य जगहों पर। तो अंग्रेजों ने सोचा कि एक ऐसा मंच बनाया जाए जिससे सभी अपने स्वतंत्रता सेनानी जो भी लोग अपना देश के प्रति कुछ कहना चाहे और विचार रखना चाहे तो इस कांग्रेस के माध्यम से आप लोग रख सकते हैं और उसमें आप लोग बता सकते हैं और उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुआ था, मेन उद्देश्य यही था इसका। तो हमने देखा कि तत्कालीन वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। अब देखा जाए कि अगर कांग्रेस के नाम कौन सुझाया था कि कांग्रेस ही नाम इसका होगा, तो दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी ने ही कांग्रेस नाम की सुझाव दिया था कि इस संगठन का, इस संस्था का नाम क्या रहेगा, कांग्रेस नाम रहेगा। और किसने सुझाया था, दादा भाई नौरोजी ने।
अगर देखा जाए पहले अध्यक्ष अर्थात कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? पहले अध्यक्ष थे किसके? कांग्रेस के। और महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम, क्या है? A.O. ह्यूम ये महासचिव थे। और ये पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1885 में बॉम्बे अधिवेशन जो पहला हुआ था, इसमें 72 लोग टोटल शामिल थे। ये भी पूछा हुआ कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोग शामिल थे? तो 72 लोग शामिल थे, भी आप लोगों को ध्यान रखना। और कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था और 1885 में इसका आयोजन हुआ था। और देखा जाए दूसरा अध्यक्ष कांग्रेस के अर्थात कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। इनको कब बनाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1886 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो पहला कब हुआ था? 1885। दूसरा क्या हुआ है? 1886। पहला कहाँ आयोजन हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। दूसरा कहाँ हो रहा है? कलकत्ता हो रहा है अर्थात कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जाना जाएगा दूसरा। अगर देखा जाए प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष अब तक तो 2-3 लोग जो बने हैं, 2 लोग भारतीय थे, परंतु देखा जाए अगर प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूली। कौन थे? जॉर्ज यूली ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और अगला देखा जाए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के अर्थात कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और देखा जाए अगला प्रथम महिला अध्यक्ष अर्थात कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, केवल प्रथम महिला की बात हो रही है। प्रथम महिला अध्यक्ष तो कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और देखा जाए प्रथम भारतीय महिला भारतीय 2 बार लिख दिए हैं। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखा जाए तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी अर्थात प्रथम भारतीय महिला। अभी ये एनी बेसेंट तो भारतीय नहीं थी, परंतु यहाँ पे सरोजिनी नायडू जब बनती है तो ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है सरोजिनी नायडू। और ये कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्षता करती है कांग्रेस की। अगला देखा जाए अगर सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के अर्थात कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए उसमें अध्यक्षता जिसने भी की है उन सभी में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? सबसे कम उम्र के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। ये अध्यक्षता कब की थी? 1923 में अध्यक्षता किए थे। और देखा जाए एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्षता किए हैं, ये भी प्रश्न बहुत सीधा क्वेश्चन में और एग्जाम में आगामी परीक्षाओं में और विगत परीक्षा में पूछा हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस से एकमात्र ऐसा एक अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया है भाग लिए नहीं, अध्यक्षता किए हैं। तो वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें केवल वो एक ही बार अध्यक्षता किए कांग्रेस के? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में केवल एक ही बार उन्होंने अध्यक्षता की है कांग्रेस की। कौन? गांधी जी। अगला देखा जाए गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन अर्थात गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन कौन था? तो फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किए थे JL नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। अगला है हमारा 1938 हरिपुरा अधिवेशन पूछता है कि कब आयोजन हुआ था? तो 1938 में हुआ था। और ऐसे भी पूछ लेता है हरिपुरा 1938 में कहाँ आयोजन हुआ था कांग्रेस का? तो हरिपुरा में हुआ था। और देखा जाए इसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी इसके अध्यक्ष थे 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में। अगला है 1939 में सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र देते हैं किससे? कांग्रेस की अध्यक्षता से। उसके बाद कौन अध्यक्ष बनते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं इनकी त्याग पत्र के बाद, सुभाष चंद्र के त्याग पत्र देने के बाद। अगला देखा जाएगा कांग्रेस में फूट कब पड़ी? ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस फिर नरम दल फिर गरम दल हो गया था इस बीच, तो कांग्रेस में फूट कब पड़ी? तो देखा जाए तो कांग्रेस में फूट पड़ी है सूरत अधिवेशन 1907 में। कब हुआ है? 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस में फूट पड़ गई। और 1907 सन याद रखना आप लोग को। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस जी यहाँ के उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे 1907 अधिवेशन सूरत में। अगर देखा जाए पुनः फिर कब कांग्रेस में जो भी अलग फूट हुआ, जो भी लोग अलग हुए, तो वो लोग फिर कब शामिल हुए एक मंच पर? तो पुनः एक हुए कब? 1916 लखनऊ अधिवेशन
1916 लखनऊ अधिवेशन में शामिल हुए। और अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे अध्यक्ष? अंबिका चरण मजूमदार। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि फूट कब पड़ी, तो 1907 में सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। और अब देखा जाए तो फिर एक कब हुआ कांग्रेस, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे। अगला देखा जाए 1931 में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष भारत के माने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने क्या किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। तो आप लोग को ध्यान रखना है, ये सभी फैक्ट भी याद रखना है और दिवस तो याद ही रखना है कि 140वां कांग्रेस स्थापना दिवस कब मनाया गया? 28 दिसंबर को मनाया गया 2024 में। और ये फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। बाकी अन्य फैक्ट जो है आप लोग हमें डिटेल में किताब से और अन्य स्रोत से आप लोग पढ़ते रहिए, ताकि ये कांग्रेस आपको हर एक पेपर में मैक्सिमम परीक्षाओं में यहाँ से पूछा हुआ है। तो आप लोग कांग्रेस बिल्कुल अच्छे से कवर करके रखिए। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 20वां सुनामी स्मृति दिवस। अब 20वां सुनामी स्मृति दिवस क्या है, इसको हम देखते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? स्मृति दिवस का पुडुचेरी में इसका आयोजन हुआ है। अब पुडुचेरी हुआ है, कब हुआ है? अब देखा जाए तो 26 दिसंबर को आयोजित हुआ है 20वां, क्या भाई ये 20वां सुनामी स्मृति दिवस पुडुचेरी में इसका आयोजन हुआ है। अब इसके पीछे की बड़ी एक घटना है, ये सुनामी दिवस जो मनाया जा रहा है 20वां है, इसका संस्करण है। इसका उद्देश्य मनाने का यही उद्देश्य है कि जो भी लोग इस सुनामी में मारे गए थे उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर सके और उनकी याद में कुछ बेहतर कार्य कर सके। जैसे कि ये सुनामी जो आया था, तो ये आया था 26 दिसंबर 2004 को आया था। कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को ये सुनामी आया था। और इसका मुख्य केंद्र अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया के पश्चिमी तट की तरफ था। और ये सुनामी क्यों उत्पन्न हुआ था, तो ये समुद्र तल में अर्थात समुद्र में इंडोनेशिया के पश्चिमी तट की तरफ, इंडोनेशिया के आसपास क्षेत्रों में वहां पे भूकंप हुआ था, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उठी थी और जिससे कई सारे बंगाल की खाड़ी देश और बहुत सारे देश प्रभावित हुए। लगभग 2 से ढाई लाख यहाँ 2 से ढाई लाख लोग उस समय इसमें मरे थे और अत्यधिक लोग घायल हुए थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, 20वां सुनामी स्थापना स्मृति दिवस पुडुचेरी में इसका आयोजन किया गया। और ये सुनामी कब आया था? तो 26 दिसंबर 2004 को आया था। और इससे भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बहुत सारे देश, श्रीलंका, ये सब सभी देश प्रभावित हुए थे और मैक्सिमम लोग इसमें मरे थे तो इस सुनामी से। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि 20वां सुनामी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ है स्मृति दिवस का? तो पुडुचेरी में आयोजन हुआ। अगर ये कब आया था, कब आप बहुत 26 दिसंबर 2004 को ये आया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया है। अगला प्रश्न क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6, श्याम बेनेगल। कौन है? श्याम बेनेगल। अब हाल ही में चर्चा में रहे, चर्चा कारण क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। 6वां नंबर प्रश्न क्या है? श्याम बेनेगल, इनका निधन हुआ है। और ये क्या थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये फिल्मकार अर्थात फिल्म निर्देशक थे। क्या थे? ये फिल्म निर्देशक थे। और इनका निधन कहाँ हुआ है? मुंबई में इनका निधन हो गया। अब निधन इनका क्यों इंपॉर्टेंट बन रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो हमको देखना पड़ेगा ये कौन है और किस क्षेत्र से संबंधित है और इनका क्या क्या योगदान रहा है किस क्षेत्र में। तो पहला तो श्याम बेनेगल, इनका निधन हुआ है। क्या थे? फिल्म निर्देशक थे और इनका निधन मुंबई में हो गया। अब ये क्या करते थे? तो इनका कार्य क्या था? फिल्म निर्देशक यानी फिल्मों को बनाना, उसको प्रमोट करना। तो इन्होंने ग्रामीण भारत और शोषित वर्गों पर क्या बनाया था? दिखाया था। यानी अपने फिल्मों में ये क्या किए थे? ग्रामीण भारतीय जीवन को दिखाया था, ग्रामीण समाज को दिखाया था और ज्यादातर वो सामाजिक और ग्रामीण और शोषित वर्गों पर आधारित फिल्मों को बनाने के लिए जाने जाते थे। तो इनको आप लोग को ध्यान रखना है, श्याम बेनेगल। और भारतीय समाज में बदलते स्वरूपों को पर्दे उतारा, अर्थात भारतीय समाज पहले क्या था, अब वर्तमान में अब किस तरफ बढ़ रहा है, इस पर आधारित कई सारी फिल्मों ने इन्होंने क्या क्या फिल्मों पर काम किया और इनका योगदान अतुलनीय है। इनकी फिल्मों की बात की जाए श्याम बेनेगल की, तो फिल्में कौन कौन सी? मंथन, निशांत, जुबेदा, सरदारी बेगम, अंकुर, भूमिका, कलयुग, सुभाष चंद्र बोस, ये सभी फिल्में जो है सुपरहिट रही हैं और इनको भी कई सारी इसमें फिल्में नेशनल अवार्ड भी जीती हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है श्याम बेनेगल जी को। अगर बात किया जाए श्याम बेनेगल की, इन्होंने क्या किया था?
टेलीविजन में भी क्या किया था, टेलीविजन में भी क्या किया, सक्रिय रहे। जैसे भारत टेलीविजन भी बहुत सारे कार्यक्रम इन्होंने चलाए थे, जैसे भारत एक खोज, ये जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित ये फिल्म बनी थी, भारत एक खोज। और संविधान एक सीरीज चली थी टीवी पर, टेलीविजन पर। और यात्रा, क्या है, यात्रा, ये भी एक सीरीज चली थी टेलीविजन पर, इन्होंने बनाया था, जिसको दूरदर्शन धारावाहिक फिल्म कहा जाता है यात्रा को। इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना। यात्रा, संविधान, भारत एक खोज, ये सभी क्या है, इनकी श्याम बेनेगल की टीवी सीरियल है, दूरदर्शन पर आधारित फिल्में हैं। और देखा जाए इनके बारे में तो ये पद्मश्री से कब सम्मानित हुए हैं, तो 1976 में पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। और पद्म विभूषण से 1991 में सम्मानित हुए। और 18 बार इन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है, ये भी जान लीजिए आप लोग, 1-2 बार नहीं 18 बार, यानी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। तो 18 बार इन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड जीता था, विजेता रहे। और राज्यसभा सांसद भी रहे, कब से कब तक, 2006 से 2012 तक ये राज्यसभा के सांसद भी रहे। और इनकी और भी उपलब्धियां हैं। 2007 में ये दादा साहब फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुए, अर्थात फिल्म जगत का सर्वोच्च भारतीय सम्मान, जो भारत का फिल्म जगत का सर्वोच्च सम्मान होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसको भी 2007 में इन्होंने जीता था या सम्मानित हुए थे इससे। और 2005 में किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित हुए श्याम बेनेगल जी। और 1980 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार इन्होंने जीता था, किस फिल्म के लिए, जुनून के लिए। अर्थात इनकी फिल्म थी जुनून, फिल्म का नाम क्या था, जुनून। उस फिल्म के लिए इन्होंने 1980 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीता था। तो अपने आप में बहुत महान व्यक्तित्व होते हैं ये श्याम बेनेगल जी। इनकी फिल्में वाकई में बहुत अतुलनीय है, क्योंकि ये सामाजिक वर्तमान परिवेश और जो 1980-1970 के दशक की फिल्में जो थी उन्होंने उससे तुलना करते थे। और जो ग्रामीण क्षेत्र की जो फिल्में थी, जो ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश था उस पर आधारित था, ताकि हमारे भारत की विभिन्न क्षेत्रों में कैसे कैसे समाज के लोग रहते हैं, इस पर इन्होंने दिखाने का कार्य किया था। इसलिए इनको इतने सारे अवार्ड, 18 बार नेशनल अवार्ड, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, 1980 फिल्म फेयर, ये अपने आप में महान व्यक्ति हो जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। श्याम बेनेगल जी क्या है, एक निर्देशक है, फिल्म निर्देशक। इनका निधन हुआ है, और इनका निधन कहाँ हुआ है, मुंबई में इनका निधन हो गया। अगला आते हैं हम लोग, अगला है, ये भी निधन ही है। 7वां नंबर प्रश्न पर एम.टी. वासुदेवन, क्या है, एम.टी. वासुदेवन नायर। कौन है, एम.टी. वासुदेवन नायर, इनका भी निधन हुआ है। और ये मलयालम क्या थे, लेखक थे, यानी मलयालम भाषा के लेखक थे। एम.टी. वासुदेवन नायर निधन हुआ है, मलयालम लेखक थे। और इनका निधन कोझिकोड केरल में इनका निधन हो गया। ये भी अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध और सुलझे हुए व्यक्तित्व थे। जैसे इनको भी पुरस्कार पद्म भूषण 2005 में दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1995 में, जेसी डेनियल अवार्ड 2013 में, केरल जोशी अवार्ड 2022 में। और 1970 में कलम, इनकी क्या थी, एक कृति थी, अर्थात रचना था, कलम कृति के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित हुए थे। कौन, एम.टी. वासुदेवन नायर जी। क्या था इनका कृति, कलम। तो ये सभी आप लोग को ध्यान रखना होगा, आगामी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनेंगे। और ये 7 बार क्या हुआ है, नेशनल फिल्म स्टोरी के लिए चुने गए हैं। क्या हुआ है, 7 बार नेशनल फिल्म स्टोरी के लिए चुने गए हैं। और 21 राज्यों के पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं, या 21 राज्यों के राज्य के पुरस्कारों से ही सम्मानित हुए हैं। और 7 बार नेशनल फिल्म स्टोरी अर्थात फिल्मों को लिखने का भी कार्य करते थे। तो इनको आप लोग को ध्यान रखेंगे कि एम.टी. वासुदेवन नायर, इनका निधन हुआ है। ये क्या है, मलयालम लेखक थे, और इनका निधन कोझिकोड केरल में हो गया है। अगला प्रश्न हमारा आज का करंट का 8वां नंबर प्रश्न, पहला अंतर्राष्ट्रीय बलून फेस्टिवल, अर्थात पहला अंतर्राष्ट्रीय बलून फेस्टिवल ये कहाँ आयोजन किया गया, इसका आयोजन हुआ है पोखरा नेपाल में। कहाँ पे, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, पोखरा नेपाल में, पहला अंतर्राष्ट्रीय बलून फेस्टिवल। अब ये कब से कब तक आयोजित होगा, तो 26 दिसंबर से 2 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन होना है, और हो भी रहा है। तो याद रखेंगे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय बलून फेस्टिवल पोखरा नेपाल में इसका आयोजन हुआ 26 दिसंबर से 2 जनवरी 2025 तक, और ये 9 दिनों तक ये चलेगा टोटल। अब बात कर लीजिए हम लोग नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। यहाँ की मुद्रा क्या है, अर्थात करेंसी नेपाली रुपया। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, के.पी. शर्मा ओली यहाँ के यहाँ है, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। और राष्ट्रपति कौन है,
रामचंद्र पौंडेल यहाँ के राष्ट्रपति हैं, रामचंद्र पौंडेल। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया है, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न क्या है? 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव क्या है? 21वां थर्ड आई फिल्म महोत्सव, एशियाई फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा मुंबई में आयोजित होगा। कब से कब तक होगा? तो 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 को ये इसका आयोजन होगा। किसका? 21वां थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का मुंबई में होगा 10 से 16 जनवरी 2025 तक। मुंबई और थाने 2 जगह में इसका आयोजन होना है। अगला है प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आज का, 18वां सूर्य किरण अभ्यास 2024। अब सूर्य किरण अभ्यास क्या है इसको देखते हैं हम लोग। तो सूर्य किरण अभ्यास इसका आयोजन कहाँ होगा? तो होगा ये सलझड़ी नेपाल में इसका आयोजन होगा। कब से कब तक? 29 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन होना है। अर्थात सूर्य किरण अभ्यास 18वां संस्करण है 2024 का। इस सलझड़ी नेपाल में इसका आयोजन होगा और 29 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 के बीच इसका आयोजन होना है। अब इस सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और नेपाल, भारत और नेपाल के बीच ये सूर्य किरण अभ्यास होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सूर्य किरण अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और नेपाल के बीच होता है। 2024 सूर्य किरण अभ्यास क्या क्या संस्करण था, यानी कौन सा वर्जन था? तो 18वां संस्करण था। सूर्य किरण अभ्यास जो है ये थल सेना अभ्यास है, अर्थात इसमें आर्मी भाग लेती है। और इसका देखा जाए शुरुआत कब हुआ था? तो 2011 में इसका शुरुआत हुआ है सूर्य किरण अभ्यास का। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सूर्य किरण अभ्यास नेपाल में इसका आयोजन होना है इस साल सलझड़ी में। और ये भारत की आर्मी और नेपाल की आर्मी भाग लेती है। और सूर्य किरण अभ्यास 2011 से इसका शुरुआत हुआ है। अगला है हमारा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आज का, रक्षा मंत्रालय ने क्या किया है? राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। अब ये क्या है? यहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा? तो यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि हाल ही में कौन सा मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया। तो आप लोग क्या याद रखना है कि रक्षा मंत्रालय ने ये कार्य किया है, अर्थात रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व और वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है राष्ट्र पर्व नाम से। अब इसका क्या है? लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, जैसे मान लीजिए कहीं परेड हो रहा है तो उसमें क्या लाइव दिखाया जाएगा उस पर कि यहाँ पे परेड हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है। और देखा जाए तो इसीलिए लाइव स्ट्रीमिंग और अपडेट रखने के लिए एक वेबसाइट और ऐप लाया गया है। और रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो राजनाथ सिंह है। कौन है वर्तमान में रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न हमारा 12, सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर की चर्चा में, तो सचिन तेंदुलकर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी, मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की सदस्यता से सम्मानित किया जाएगा। यानी सचिन तेंदुलकर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी से सदस्यता से सम्मानित किया जाएगा। ये ऑनलाइनर करंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी क्या है? दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी। अब इसका आयोजन कहाँ होना है? तो ये होगा श्रीलंका में। कहाँ होगा? श्रीलंका में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी कहाँ आयोजित होना है? श्रीलंका में। कहाँ पे आयोजित होना है? श्रीलंका में। और ये 12 से 21 जनवरी 2025 के बीच इसका आयोजन होना है। तो क्या आप लोग को याद रखेंगे कि 12 से 21 जनवरी 2025 में क्या होगा? दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 आयोजन होगा और ये श्रीलंका में आयोजित होना है। आप देख लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो। उसकी मुद्रा क्या है? अर्थात करेंसी श्रीलंकाई रुपया यहाँ की मुद्रा है श्रीलंका की। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में यहाँ की? तो हरनी अमर सूर्या। कौन है? हरनी अमर सूर्या है श्रीलंका की प्रधानमंत्री वर्तमान में। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमारा दियासनायके। कौन है? अनुरा कुमारा दियासनायके यहाँ की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। अगला प्रश्न हमारा है कोई प्रश्न नंबर 14, रथ सप्तमी। अब रथ सप्तमी क्या है? किस प्रकार संबंधित है? क्या इसे
मनाने का उद्देश्य है, इसको हम लोग देखते हैं। तो रथ सप्तमी क्या है? रथ सप्तमी ये आंध्र प्रदेश राज्य का राज्योत्सव के रूप में घोषित किया है, यानी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है। तो आप लोग सीधे सीधे याद रखेंगे कि रथ सप्तमी आंध्र प्रदेश राज्य का राज्योत्सव घोषित हुआ है। अब ये क्या होता है? ये 3 दिनों का एक कार्यक्रम होता है, धार्मिक, जिसमें क्या होता है, रथ सप्तमी को आप लोग ध्यान रखेंगे कि माघ सप्तमी भी कहा जाता है। तो रथ सप्तमी को क्या कहा जाता है? माघ सप्तमी भी कहा जाता है, आप लोग को ध्यान रखना है। और माघ सप्तमी अगर देखा जाए तो सूर्य जयंती को भी कहा जाता है, अग्रणी अर्थात सूर्य जयंती को माघ सप्तमी और माघ सप्तमी को रथ सप्तमी कहा जाता है। सीधा सीधा याद रखेंगे। या रथ सप्तमी जो होता है रथ सप्तमी माघ सप्तमी को भी कहा जाता है। और माघ जो माघ सप्तमी होता है वो सूर्य जयंती को भी कहा जाता है, यानी अर्थात सूर्य जयंती जो होगा जिस दिन, उस दिन माघ सप्तमी भी होगा, और माघ सप्तमी को क्या कहा जाता है? रथ सप्तमी भी कहा जाता है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे रथ सप्तमी किस राज्य का राज्योत्सव घोषित हुआ है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का राज्योत्सव घोषित हुआ है। और ये स्वामीनारायण मंदिर असनावली, श्री स्वामीनारायण मंदिर असनावली अर्थात श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में ये कार्यक्रम होना है। यहाँ पे मुख्यतः ये कार्यक्रम होता है। अगला देखा जाए आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। हाल ही में ये डिसीजन पूरा निर्णय कंफर्म आ चुका है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ होगी? अमरावती होगी। इसके पहले जब इसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, जब दोनों अलग हुए थे, तेलंगाना नया राज्य बना था 2 जून 2014 को, तब ये निर्णय हुआ था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी अगले 10 साल तक हैदराबाद रहेगी। और अब 10 साल कंप्लीट हो गया 2024 में। इस बीच ये पूर्ण निर्णय आ चुका है कि अब अमरावती क्या होगी? आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी। और तो आप लोग ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। यहाँ के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? जे अब्दुल नजीर। कौन है? जे अब्दुल नजीर यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री की बात किया जाए आंध्र प्रदेश की तो चंद्रबाबू नायडू है। कौन है? चंद्रबाबू नायडू यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़े रहने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विभिन्न सोशल मीडिया चैनल जैसे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक पड़ा है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन करेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा इंक्वायरी नंबर या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 800 520 65 21 अर्थात 8008005206 पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है mothersclasses99@gmail.com। क्या है ईमेल आईडी हमारा? mothersclasses99@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है, इससे अभी आप लोग संपर्क बनाए रख सकते हैं हमसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं और वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर दिया है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और जो लोग नए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। अरुणीश चावला कौन है? अरुणीश चावला ये हाल ही में चर्चा में रहे हैं। क्यों चर्चा में रहे हैं? इनको रेवेन्यू सेक्रेटरी बना दिया गया है। किनको? अरुणीश चावला जी को। ये आप लोग को ध्यान रखना है कि क्या नए सेक्रेटरी कौन बने रेवेन्यू के? तो अरुणीश चावला ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और वर्तमान में देखा जाए अगर वित्त मंत्री कौन है तो निर्मला सीतारमण जी अभी वित्त मंत्री है वर्तमान में। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। अमिताभ चटर्जी कौन है? अमिताभ चटर्जी। अमिताभ चटर्जी जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ बने, अर्थात अमिताभ चौधरी जी हैं, अमिताभ चटर्जी जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। ये नियुक्ति आई है अर्थात ये नियुक्त हुए हैं। कौन? अमिताभ चटर्जी जी जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं। ये इनका कार्यकाल देखा जाए तो 3 वर्षों के लिए ये नियुक्त हुए हैं और ये अपने कार्य पर 30 दिसंबर 2024 से कार्य करने लगेंगे जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में। तो इनका कार्यकाल कब शुरू हो रहा है? 30 दिसंबर 2024 से कार्यभार संभालेंगे। और अगर देखा जाए ये जम्मू और कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ
के पद से पहले क्या करते थे या किस पद पे थे? तो वर्तमान में या पहले में ये देखा जाए तो एसबीआई के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। क्या थे? एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे कौन? अमिताभ चटर्जी जी। अगला आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17। गुजरात। गुजरात का मैसाली गांव क्या है? मैसाली गांव आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं हर एक परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाना है कि गुजरात का मैसाली गांव जो बहुत चर्चा में है, क्या कारण है? गुजरात का मैसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला, सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। क्या बना है? सीमावर्ती गांव बना है। 21 जिले में है, तो बनासकांठा जिले में है जो गुजरात का एक जिला है। तो आप लोग को ध्यान रखना है क्या कि गुजरात का मसाली गांव क्या है? गुजरात का मसाली गांव किस लिए चर्चा में है? क्योंकि सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बन गया है। अर्थात सीमावर्ती गांव बना है कौन? जो सौर ऊर्जा से चल रहा है। तो मसाली गांव बना है किस राज्य का? गुजरात राज्य का। तो गुजरात राज्य का, और गुजरात राज्य की किस जिले में? बनासकांठा जिले में। अब आते हैं गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है राजधानी? गांधीनगर। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है राज्यपाल? आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। कौन है मुख्यमंत्री गुजरात के वर्तमान में? भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर। ये बुक से है, अर्थात ये क्या है? ये बुक है और इधर लेखक है। तो ये बुक आई है जो महत्वपूर्ण है, ये भी है। बुक का क्या नाम है? धर्मोनॉमिक्स। क्या है? धर्मोनॉमिक्स। क्या बुक का नाम है? धर्मोनॉमिक्स। किसने लिखा है? तो श्री रामा बालासुब्रमण्यम। कौन है? श्री रामा बालासुब्रमण्यम ने धर्मोनॉमिक्स नामक बुक लिखी है। और ये क्या है? धर्मोनॉमिक्स क्या है? किताब है किसकी? रामा बालासुब्रमण्यम की। और ये बालासुब्रमण्यम जी क्या है? एक अर्थशास्त्री है। क्या है? अर्थशास्त्री है। और देखा जाए इनकी पहली पुस्तक कौन सी? तो कौटिल्यनॉमिक्स थी। क्या थी? कौटिल्यनॉमिक्स। धर्मोनॉमिक्स किसकी बुक है? तो श्री बालासुब्रमण्यम जी की है, जिन्होंने इन दोनों को लिखा है। इनकी पहली पुस्तक क्या थी? कौटिल्यनॉमिक्स थी, और दूसरी पुस्तक क्या है? धर्मोनॉमिक्स। तो ये दोनों की बुक है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में ही आई है, पहले ये लिख चुके हैं और इसको लॉन्च भी कर चुके हैं। तो श्री राम बालासुब्रमण्यम जी की क्या बुक है? धर्मोनॉमिक और कौटिल्यनॉमिक, ये दोनों किसकी बुक है? तो श्री बालासुब्रमण्यम जी की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। श्री राम कृष्णन। क्या है? श्री राम कृष्णन। अब ये क्यों चर्चा में रहा है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई। वर्तमान में एआई का बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो श्री राम कृष्णन अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस की सीनियर पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर बने हैं। क्या बने हैं? व्हाइट हाउस की सीनियर पॉलिसी की एडवाइजर कौन बने हैं? तो श्री राम कृष्णन बने हैं। ये एआई से संबंधित कार्य करते हैं। अर्थात श्री राम कृष्णन जी क्या किए हैं? नियुक्त किए हुए हैं व्हाइट हाउस की सीनियर पॉलिसी के एडवाइजर नियुक्त हुए हैं एआई से संबंधित। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये क्या है आखिर? तो क्या है? स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी आगामी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा कि गणतंत्र दिवस 2025 में जो झांकियां थी उसकी थीम क्या थी, अर्थात क्या उसका थीम था? तो क्या थीम था ये सब? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास क्या है? गणतंत्र दिवस 2025 की झांकियों का थीम है। ये आप लोग बिल्कुल याद करके रखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 आज का। नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल टेनिस प्रतियोगिता 2024 वन लाइनर है, आप लोग याद रखिए। क्या है? नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल टेनिस प्रतियोगिता 2024 किसने जीता है? तो जोआनो फोसेका। कौन है? जोआनो फोसेका। इन्होंने नेक्स्ट जेन एटीपी फाइनल टेनिस प्रतियोगिता 2024 को जीत लिया है। इस तरह से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विभिन्न सोशल मीडिया चैनल जैसे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज आदि का लिंक पड़ा है। तो आप लोग जाकर उसे जरूर ज्वाइन करिए। जाकर आप लोग जाकर उस पर जरूर ज्वाइन करिए ताकि हमसे आप लोग जुड़े रह सकें। और हमारा ईमेल आईडी है mojasclasses99@gmail.com। आगे डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। और हमारा नंबर इंक्वायरी और व्हाट्सएप संबंधी नंबर क्या है?
800-520-6521, अर्थात ये भी नंबर हमारा डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। क्या नंबर है? 800-520-6521, ये हमारा नंबर है। तो आप लोग इससे जुड़े रह सकते हैं और हमसे संपर्क बनाए रह सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।